गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया लेक्चर हमारा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ एंड किया था? हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कुछ एनर्जी लेवल्स का। और मैंने तुम लोग को फॉर्मूले कुछ डिराइव करवा के बताए थे। मैं फॉर्मूले एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें ये भरोसा हो जाए कि मुझे वो फॉर्मूले याद है, ठीक है? ताकि तुम्हें भी ये भरोसा हो जाए कि तुम्हें भी याद करना है। और मुझे जितने याद है उतने तुम कभी याद करोगे भी नहीं, मुझे पता है। सबसे पहले तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया था, स्पीड का बोल सकते हैं। स्पीड का हमारा आंसर आया था C/137 Z/n, ठीक है? और अगर तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी जाए तो स्पीड के लिए हमारा आंसर आया था E²/2ε0h ब्रैकेट के अंदर इंटू Z/n, ठीक है? ऐसा हमारा आंसर आया था। फिर हम लोगों ने एक रेडियस का आंसर निकाला था। रेडियस का मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या था। रेडियस का आंसर था 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z हमारा आंसर आया था। और हम लोगों ने फिर एक निकाला था एनर्जी का, और रेडियस जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास था। πme² आया था नीचे, ऊपर क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? ऊपर ε0h² आया था, हाँ। तीसरा फॉर्मूला था हमारा एनर्जी का, और एनर्जी के लिए हमारा आंसर आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये तो याद रखना ही है, जो मैंने वैल्यूज वाले बोले वो तो याद रखना ही है। तो E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n² होता है। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इतना हम लोग ने करने के बाद फिर हम लोग ने बोला कि चलो हाइड्रोजन एटम के लिए चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या है। तो हमारे आंसर्स आए थे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे करके हम लोग ने बनाते गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है तुम्हारे दिमाग में कि सर आपने ऐसे क्यों बनाया कि 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर? उल्टा क्यों नहीं 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर? ऐसा भी तो बना सकते थे। नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? रीजन बड़ा सिंपल सा है। सबसे छोटी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में है ना। फिर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर आने का सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है, ऊपर मतलब n=1 से n=2 में आता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है? उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। n=1 से 2 में आएगा तो बढ़ेगी, 2 से 3 में आएगा तो बढ़ेगी, 3 से 4 में आएगा तो बढ़ेगी। ऐसे करके उसकी एनर्जीज बढ़ती जाती है, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बताया था तुम लोग को कि पहले हम लोग थोड़े से ये न्यूमेरिकल्स को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, या एटलीस्ट हाफ ऑफ द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे उस पर, ठीक है? तो मैं एक जगह पर जाके ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक नहीं मतलब ऐसा कि वहां पर मैं पहले क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे की थ्योरी बताता हूँ, जहां पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेंस लेवल खत्म होता है एटलीस्ट, ठीक है? तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेंस एडवांस दोनों के लिए है। जहां पर ऐसा हो जाता है कि अब सिर्फ एडवांस वाला पार्ट बचा है, मतलब एडवांस वाला, एडवांस में भी इतना नहीं आता लेकिन मेंस में तो कभी नहीं आता। तो वो वाला पार्ट जब बचता है तो हम उसको उसको उसके पहले मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहां तक हम थे उसी के आगे, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हेडिंग डाल लो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन का मतलब तुम समझ ही गए होगे। ट्रांजिशन मतलब ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब दो तरीके का ट्रांजिशन हो सकता है, एक होता है डी एक्साइटेशन और एक होता है एक्साइटेशन। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे पास अगर ये n=1 ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, ठीक है? ये n=1 ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, ये n=2 ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, ये n=3 ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, और ये n=4 ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, ठीक है? तो फिर इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन n=1 से 2 में जाए, या फिर 1 से 3 में जाए, या फिर 1 से 4 में जाए। सिर्फ यही क्या? नहीं, 2 से 3 में भी जा सकता है, 2 से 4 में भी जा सकता है, 3 से 4 में भी जा सकता है, और ऊपर अब कितने बनाऊंगा मैं? तो एक लिमिट तक बना सकता हूं ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा, एक और ऊपर एरो बना देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। कहीं भी जा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो ये एरो कहीं ऊपर जा रहा है।
ठीक। तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या है? एक्साइटेशन का मतलब है कि कभी कोई लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। अब पहली चीज तो ये कि जब एक एक्साइटेशन होता है तो जैसा मैं तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल कम होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी लेवल का? एनर्जी लेवल कोई सा भी अगर तुम्हें निकालना है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कर सकते हो। इमेजिन करो अगर तुमने n इक्वल टू इंफिनिटी डाला तो e इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है उधर एनर्जी 0 है और यहां पर बाकी सब में नेगेटिव आंसर मिलेगा, मतलब ऊपर जाने पे एनर्जीज बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, मतलब एक्साइटेशन करना है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी इंक्रीज होगी तो कहीं से तो वो एनर्जी आना चाहिए ना। तो एनर्जी कहां से मिलती है एक इलेक्ट्रॉन को, हमें वो चीज यहां पर डिस्कस करना है। और जब वो एक्साइट करता है तो उससे रिलेटेड हमें क्या कैलकुलेशन करना होती है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो पहली चीज तो ये नोट करो, देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट, when an electron jumps from a lower orbit to a higher orbit, when an electron jumps from a lower orbit to a higher orbit, it is called excitation. It is called excitation. It is called excitation. अच्छा, कुछ और नाम है वो भी बता दूं। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात ये आती है कि एक्साइटेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। 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 ठीक है, hence in the lower orbit, hence when the electron was in lower orbit, hence when the electron was in lower orbit, it must absorb, it must absorb, hence when the electron was in lower orbit, hence when the electron was in lower orbit, it must absorb, it must absorb that energy, it must absorb that energy, hence when the electron was in lower orbit, क्योंकि लोअर से हायर में जंप कर रहा है ना, तो hence when the electron was in lower orbit it must absorb that energy. फुल स्टॉप लगा के लिखो। एंड द मैग्नीट्यूड, वैल्यू वर्ड यूज करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड जनरली यूज करा जाता है जब डायरेक्शन भी होती है, बट गलत नहीं है अगर मैग्नीट्यूड भी यूज कर लूं, लेकिन तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में इसलिए वैल्यू वर्ड यूज कर रहा हूं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी, मतलब कितना होना चाहिए वो एनर्जी, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, and the value of this energy should be exactly equal, exactly equal to the difference in energies of the, to the difference in energies should be exactly equal to the difference in energies of the two orbits। कौन से दो ऑर्बिट? लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट। क्या बोला मैंने, बताता हूं, हिंदी में बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट्स। क्या बोला मैंने बोला कि जैसे इमेजिन करो, मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला यहां से यहां जाना चाह रहा है।
अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो ऑब्वियसली उसने जब वो लोअर ऑर्बिट में था, इनिशियल ऑर्बिट में था, इनिशियली कौन से ऑर्बिट में था, वो ये वाले में n=2 में था, ठीक है। तो पहले जब वो n=2 में था तो n=2 से 3 में जाने के लिए n=2 में उसने एक एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तभी उसकी एनर्जी बड़ी होगी, और बढ़ेगी एनर्जी तभी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो n=2 में जब था तो उसने एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, और वो एनर्जी कितनी होना चाहिए, एग्जैक्टली इस एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए, इस एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए वो एनर्जी। और वो क्यों होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बोर्स ऑर्बिट के हिसाब से कोई भी रैंडम रेडियस में ये नहीं घूम सकता। कहने का मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं एच एटम का, ये वाली वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली वैल्यू होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वाला जो डिफरेंस होता है, इसको अगर मैं 1.5 ही मान लूं, या तो ये वाला डिफरेंस जो होता है ये आता है 1.7 नहीं 9 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाला जो डिफरेंस होता है ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, गैप। अब अगर इस वाले से इधर तक जाना है तो गैप कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर एग्जैक्टली उसको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाना है, इसको इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि अगर उसने 1.9 से थोड़ा कम खाया, लेट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो यहां कहीं पहुंचेगा, बट इतना दूर जाके वो घूम नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, ऑर्बिट का रेडियस आर डिस्क्रीट। वो रैंडमली किसी भी जगह पर जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास नहीं घूम सकता, उसके स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज क्या है वो हम लोग रेडियस के फॉर्म में निकाल चुके थे। बट तो इसका मतलब ये है कि रैंडमली हर कहीं तो घूम नहीं सकता, यानी कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा के अगर वो यहां पहुंच रहा है, तो क्या इतने रेडियस में वो गोल घूम सकता था, क्या नहीं घूम सकता। तो वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी काम की नहीं है, ऐसे केस में वो खाता ही नहीं है, ऐसे केस में वो खाता ही नहीं है। देखो ये दोनों चीजें साथ में होती हैं, मतलब फोटोन मिला और ऊपर गया, एक साथ होता है, ठीक है। फोटोन अभी मैंने बता ही दिया, लेकिन ठीक है। पर ये वाली जो क्वांटम जो थ्योरीज हो, क्वांटम जो क्या कहते हैं चीजें होती है, मतलब जो इतनी छोटे लेवल की चीजें होती हैं, उसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर अगर खा ही ली है तो फिर नहीं खा सकता का क्या मतलब है। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाएगा तब तो जाके उसको पता लगेगा कि नहीं पहुंच सकता, पहले से कैसे पता है, नहीं उसे पहले से पता है, उसे पहले से पता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे किसी काम का नहीं, 1.9 चाहिए मुझे। तो अगर बाय चांस उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, कहोगे लो बेटा ये ले लो, तो वो बोलेगा नहीं मेरे किसी काम का नहीं है। तुम बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, वो बोलेगा नहीं 1.9 दे दो। तुम कहोगे नहीं 1.9 नहीं पूरी 2 लेना है तो ले लो, तो वो कहेगा मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके वो कहां पहुंच जाएगा, वो कहीं यहां पहुंच जाएगा। अगेन क्या वो यहां पर गोल गोल घूम सकता है, वो नहीं घूम सकता, तो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एब्जॉर्ब करने वाली एनर्जी मैंने ये लिखवाया तुम्हें कि जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली इस गैप के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब फुल स्टॉप लगा के लिखो, जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, मैं वही मेथड बता रहा हूं कि ये एनर्जी कहां से आती है, ठीक है। वैसे तो और भी तरीके होते हैं, थर्मल एमिशन नाम की भी एक चीज होती है, थर्मल एमिशन, थर्मल थर्मल एक्साइटेशन भी होता है, कि अगर तुम हीट देके भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकते हो, ठीक है, हीट प्रोवाइड करो तो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर सकते हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें फोटो एक्साइटेशन से मतलब है। फोटो एक्साइटेशन मतलब लाइट गिरा के हम एक्साइटेशन करवाएंगे, ठीक है, फोटॉन्स के थ्रू। तो वही चीज हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो, दिस इज अचीव्ड बाय, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए थी एग्जैक्टली उसी की और ये सब, तो दिस इज अचीव्ड बाय, दिस इज अचीव्ड बाय, दिस इज अचीव्ड बाय absorbing a photon. This is achieved by 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 absorbing a photon of energy. This is achieved by absorbing a photon of energy exactly equal to the energy gap. This is achieved by absorbing a photon
ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी गैप। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कहानी तुम्हें यहां तक? ठीक है, अगर इसमें से कुछ तुम लोग ने बनाया नहीं है तो जल्दी से 30 सेकंड बना लो, जल्दी से बना लो, इसमें से कुछ बनाना हो तो वो भी लिख लेना। ये बनाना रह गया होगा तुम्हारा शायद, है ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं तो अपन को एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें साफ साफ समझ में आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, अगर नहीं बनाया अभी तक तो भी बना लेना बाद में, जल्दी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल है ये। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। Consider an electron in the first orbit of hydrogen atom. देखो फुल स्टॉप लगा के, if light of if light of light if light of several wavelengths, wavelength भी लिख सकते हो, frequency भी लिख सकते हो, इस जगह पर एनर्जी भी लिख सकते हो। if light of several wavelength भी लिख सकते हो, एनर्जी भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। एक काम करो, एनर्जी लिख लो। if light of several energies, मतलब फोटॉन्स की एनर्जीज अलग अलग हैं। if light of several energies, if light of several energy मतलब बहुत सारे तरीके की तुमने फोटॉन्स उस पर गिरा दी है। लाइट की क्या होती है? लाइट फोटॉन से बनी होती है, तो बहुत सारे तरीके की लाइट उसमें गिरा दी, मतलब उन फोटॉन्स की अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इज इंसिडेंटेड बोला ना मैंने? हाँ, इफ लाइट ऑफ सेवरल एनर्जीज इज इंसिडेंटेड ऑन सच एन इलेक्ट्रॉन, if light of several energies is incidented on such an electron, it can, can, कैपिटल में can, it can, कैपिटल में can। सर इसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा हूं, बता रहा हूं, लिखो पहले फिर बताऊंगा। it can only absorb, it can only absorb, it can only absorb, it can only absorb energies या photons, it can only absorb photons having energies, it can only absorb photons having energies can only absorb energies, आखिरी वाला नहीं लिखा है तुम लोग को, it can only absorb energies and photons having energies चलो हो गया। it can only absorb photons having energies 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने बहुत सारे अलग अलग तरीके की एनर्जीज उस पर गिराई, वो सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को खाएगा, और नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसकी किसी काम की नहीं है 10.2 से कम वाली। ठीक है, फोटॉन्स गिरे। तुम सोचो मैंने क्या बोला, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एन इक्वल टू 1, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं, यहां से कहां जा सकता है? 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, ऐसा कर सकता है। तो अब उसे अगर 1 से 2 में जाना है तो 10.2 एग्जैक्टली खाना है, उससे कम ना ज्यादा।
अगर उसको 1 से 3 में जाना है तो एग्जैक्टली 12.1 खाना है। गैप जो है ये 12.1 आएगा, माइनस करके देख लो। तो एग्जैक्टली 12.1 खाना है, ना कम ना ज्यादा। तो एग्जैक्टली 12.1 खा के वो यहां भी पहुंच सकता है। ये वाला गैप भी हम कैलकुलेट कर ले तो हम वो वाला भी लिख देते। ये वाला गैप भी कैलकुलेट कर ले 1 और 5 का, तो वो वाला भी लिख देते। तो यही वाली एनर्जीज वो खाएगा, बाकी कोई सी नहीं खाएगा। ये इस पूरी चीज जो मैंने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला, ये उसका सारांश है। ठीक है, पूरी उसकी समरी है कि भाई ऐसे हम लोग समझना चाहते हैं चीजों को, कि मतलब फोटॉन्स जब गिरेंगे तो कौन कौन से फोटॉन्स खाए जाएंगे जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ अभी अपन लोग ने लिखा जरूर है ये, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा बाद में, थ्योरेटिकल पार्ट पहले समझ रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला 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 हेडिंग डाल देते हैं, अब बहुत हो गई। मुझे एक चीज और बताना है, लेकिन वो अगले टॉपिक में बताऊं कि इसमें बताऊं, क्योंकि अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली गैप कम कर करके बनाता जाना चाहिए, यही तरीका सही होता है। अगर कहीं पर मैं बराबर गैप भी बना दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली गैप बराबर है। डायग्राम बनाने में गलती हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मैंने तो सही बनाया, खैर कम होता जा रहा है गैप। ठीक है, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि कहीं भी कहीं ऊपर अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं हम n=5 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहां कहां जा सकता है? डी एक्साइटेशन मीन्स वो या तो आ, इसमें आ सकता है, या फिर वो इसमें आ सकता है, या फिर वो इसमें आ सकता है, या फिर वो इसमें आ सकता है। अगर n=4 में है तो वो 3 में आ सकता है, वो 2 में आ सकता है, वो 1 में आ सकता है। अगर n=3 में है तो वो 2 में आ सकता है, वो 2 और 3 से 1 में आ सकता है। और अगर वो 2 में है तो 2 से 1 में आ सकता है। ये जो लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from a higher orbit to a lower orbit, when an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, it is called de excitation. When an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, it is called de excitation. एक काम करो, डायग्राम बनाओ सबसे पहले, ये वाला। When an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, it is called de excitation. When an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, it is called de excitation. जल्दी से डायग्राम बनाओ पहले, फिर आगे बात करेंगे। बना लिया? ऐसा कि ऐसा बनाना जैसा बनाया है। बना लिया? अब लिखो इसके आगे। देखो, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन the energy of the electron decreases. During de excitation, the energy of the electron decreases. अब एनर्जी कम हो गई, बट एनर्जी कम हो गई तो कहीं तो जाएगी, है ना? ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस,
एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दिस एनर्जी, जितना भी एनर्जी डी एक्साइटेशन में कम हो रहा है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ वन सिंगल फोटोन, in the form of one single photon, and this energy is released in the form of one single photon. This energy is released in the form of one single photon. कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम होता, तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूदेगा, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूदेगा, तो उसकी एनर्जी कितनी कम होगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम होगी, क्योंकि ये गैप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है n इक्वल टू 3 से 1 का। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो रही है, तो एक सिंगल फोटोन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 2.1 का निकल गया और एक 10 का निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों एकदम बराबर बराबर एनर्जी के दो फोटोन निकल गए, ऐसा भी नहीं होगा। एक सिंगल फोटोन निकलता है ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्साइटेशन द एनर्जी is released in the form of a photon, in the form of one single photon. This energy is released in the form of one single photon. ठीक है, उसके बाद फिर से ये लिख लो एक बार, E photon is equal to delta E, मतलब जो फोटोन खाता है वो भी दोनों ऑर्बिट्स के गैप के बराबर एनर्जी वाला होता है, जो फोटोन निकालता है वो भी दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप के बराबर वाला होता है। ठीक है, लिख लो। और क्या लिखा था अपन ने पिछली बार? बस इतना ही लिखा था। एक फॉर एग्जाम्पल लिख लिया था, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो। लिखो, कंसिडर द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कंसिडर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। Consider an electron of a hydrogen atom in first excited state. Consider an electron of hydrogen atom in first excited state. Consider an electron of hydrogen atom in first excited state. फिर कॉमा लगा के लिखो, if it de-excites to ground state, 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 its energy decreases by 10.2 electron volt. 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 And during the process, a photon of energy 10.2 electron volt is emitted. And during the process, a photon of energy 10.2 electron volt is emitted. And during the process, a photon of energy 10.2 electron volt is emitted. ठीक है, इतना इनफ है। अब बात करते हैं, मैंने बोला ना पहले थ्योरेटिकल पार्ट, फिर आते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट जो है इसका किससे रिलेटेड है? कैलकुलेशन पार्ट इन दो चीजों से रिलेटेड है। किन दो चीजों से? जो सबसे ऊपर लिखी हुई है अपन के पास यहां पर, इन दो चीजों से रिलेटेड है कैलकुलेशन पार्ट। मतलब हम लोग ने डिसाइड कर लिया है जो फोटोन खाया जाता है या जो फोटोन निकाला जाता है, दोनों ही डेल्टा ई एनर्जी के होते हैं, वेयर डेल्टा ई डिनोट्स द एनर्जी गैप बिटवीन लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी मत लिखना पहले ऐसा, नहीं तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम सिर्फ डी एक्साइटेशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो तुम या तो ऐसा लिख लो कि फॉर बोथ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड एज, या फॉर बोथ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, मैं इतना लिख दो, फॉर बोथ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, बस इतना लिख दो, एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा ई के बराबर है
यानी कि एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। क्यों हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट ही क्यों? क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने बोला कि ऊपर बनाते ही इसलिए ऊपर ऑर्बिट ऊपर जाते जाते हैं क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी अगर तुम्हें फोटोन, ये मत सोचना कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं। जब डी एक्साइटेशन होता है तो हायर से लोअर में आते हैं, तो फिर फाइनल तो लोअर हो गया ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहा हूं, मैं तो गैप निकाल रहा हूं ना। तो गैप निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, और बड़ी वैल्यू किसकी है, हायर ऑर्बिट की। सुनते जाओ। अब अगर मुझे एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट निकालना है और मैं यहां से यूज करूं वैल्यू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट कैन बी रिटन एज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एनएच स्क्वायर। देखते जाना, जेड स्क्वायर बाय NH square, where NH denotes the orbit number of higher orbit। ठीक है। और अगर EL की बात करें तो हम लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय NL स्क्वायर, वेयर NL डिनोट्स द ऑर्बिट नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट। सर Z क्यों सेम ले लिया? अरे भाई एक ही एटम के अंदर तो हो रहा होगा ना ये पूरी कहानी। ठीक है। अब अगर तुम्हें EH माइनस EL निकालना है तो उससे निकलेगा तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर आएगा बाहर। तुम्हारे पास बचेगा 1/NH स्क्वायर माइनस 1/NL स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास बचेगा। यहां लिखता हूं मैं बाकी का, माइनस साइन को अंदर ले गए, या यहीं लिख देते हैं यार सीधा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी तुम्हें निकालना होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1/NH स्क्वायर, नहीं सॉरी NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, अगेन याद करना है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को एक और टर्म्स में भी लिखा जाता है, तो हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब याद क्या करना है क्या नहीं करना वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ याद आता है कि हाँ इस पे क्वेश्चन आया था तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था क्या? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। याद है? यही था, यही था। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर है हमारे पास, और इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर है। देखते जाना, देखते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो यहां पर, इसके अंदर इसको एक और तरीके से बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को H इंटू एफ लिख दूं, एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर मैं H इंटू एफ लिख दूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं H, या फ्रीक्वेंसी सीधा लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हम एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय H। तो H से अगर डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब। ये याद मत करना, बस एक बार बता देता हूं। चलो, एच क्यूब जेड स्क्वायर 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय H, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक और तरीके से इसको लिखा जाता है, याद नहीं आ रहा मुझे कैसे लिखा जाता है। इसको एक नया कांस्टेंट नाम दिया जाता है शायद। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं C/λ। हाँ, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं C/λ। एक काम करते हैं ना, सीधा हम 1/λ ही लिखें। अगर तो 1/λ अगर लिखें, देखना, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। एच सी से डिवाइड करते हैं। हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख देते हैं 1/HC/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर मैं HC/λ लिख दूं और HC को नीचे लेके चले जाऊं तो ऐसा बन जाता है। अब जो ब्रैकेट में है me⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, इसको एक नया कांस्टेंट नाम दिया जाता है 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको नाम दिया जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको नाम दिया जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये आ गया हमारा जेड स्क्वायर आर 1
अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1/NH²। तो ये हमारा हो गया वेवलेंथ का रिलेशन। वेवलेंथ किसका? फोटोन का। वो वेवलेंथ का रिलेशन आ गया विथ, तुम बोल सकते हो कि हमारे कौन से ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक्साइटेशन हो चाहे डी एक्साइटेशन हो। अगर एक्साइटेशन होगा तो इतने वेवलेंथ का फोटोन खाया गया होगा, अगर डी एक्साइटेशन होगा तो इतने वेवलेंथ का फोटोन निकाला गया होगा। बट मुझे ये फॉर्मूला जनरली पसंद नहीं है, ठीक है। और अच्छा, आर की एक वैल्यू भी होती है यहां पर, आर की वैल्यू भी होती है, आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, एंड इट इज कॉल्ड, इसका एक नाम होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग्स कांस्टेंट नाम होता है। बट मुझे इतना ये जनरली ये वाली वैल्यू इतनी अच्छी नहीं लगती, सच बताऊं तो। क्यों अच्छी नहीं लगती है मुझे ये वाली वैल्यू? क्योंकि इसके अंदर अगर तुम आर की वैल्यू डालते हो, मान लो तुम्हें अगर उसने एनएल दे दिया, एनएच दे दिया, जेड भी दे दिया, आर भी तुम्हें पता है, तुम उससे लैम्डा निकालने की कोशिश करते हो ना, तो तुम्हें 1/λ निकल के मिलता है। और लैम्डा निकालने के लिए जब उसको उल्टा करना पड़ता है तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मुझे जनरली ये वाला मेथड इतना पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे जनरली ये वाला मेथड इतना पसंद नहीं है, इसके थ्रू लैम्डा निकालना। मुझे क्या पसंद आता है, मुझे ये पसंद आता है कि इस एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। अगर वैसा लिख के लैम्डा निकाले तो क्या रिजल्ट आएगा, और वो याद रख लो, ठीक है। तो लैम्डा इंपॉर्टेंट जरूर है, लैम्डा इंपॉर्टेंट जरूर है। अच्छा, एक चीज और समझ लेना यहां पर, कि अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूं इसको, इस इक्वेशन को, तो यहां क्या बनेगा? सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर सी, 1/NL² माइनस 1/NH²। तो फ्रीक्वेंसी में निकाल रहा था पर वो नहीं निकालना था, लैम्डा के लिए इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 1/λ की वैल्यू ये आ गई। अगर C/λ मतलब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो Z²RC इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना है। अब देखो, मैं दूसरे तरीके से निकालना पसंद करता हूं, मुझे ये वाला तरीका जनरली पसंद नहीं है। तो मैं इसी में सबसे पहले लिख रहा हूं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हमने एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में डिराइव किया था। अब अगर मैं इसको इसके बराबर लिख दूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² 1/NL² माइनस 1/NH²। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, 12,400 को भी 13.6 से तुम डिवाइड करोगे, और 12,400 को अगर 13.6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें करीब करीब मिलेगा 912, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय Z² 1/NL² माइनस 1/NH²। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके से अपन चीज को याद रखें तो वो बेटर है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चीज को याद रखें तो वो ज्यादा आसान रहता है। तो लैम्डा की वैल्यू हम ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि लैम्डा से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, या तो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं या लैम्डा से होते हैं। तो एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला है, लैम्डा के लिए ये फॉर्मूला है। लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो या तो निकलेगा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन या तो खाया जाएगा ड्यूरिंग एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन में इतने का वेवलेंथ का फोटोन खाना पड़ेगा अगर एनएल से एनएच जाना है, और डी एक्साइटेशन में अगर एनएच से एनएल आएंगे तो इतने वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ठीक है। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इस पे ही क्वेश्चन आते हैं और इसकी जरूरत कभी भी पड़ जाती है। तो जल्दी से कैलकुलेट करो।
है, तो ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। नीचे वाले दोनों फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। लिख लो जल्दी से पूरा। लिया। क्वेश्चन बाद में करेंगे, फॉर्मूले थोड़ा दिमाग में रखना, फॉर्मूले एक साथ अपन लोग यूज करेंगे, वैसे भी एक दूसरे से फॉर्मूले रिलेटेड हैं, वैसे याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। अपन को एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, -13.6 Z² बाय n²। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी गैप, यानी कि डेल्टा ई, और डेल्टा ई का फॉर्मूला ऐसे निकाल लिया अपन ने, ठीक है। ये तो अपन को याद करने की जरूरत भी नहीं है सही तरीके से देखा जाए तो, बट याद हो ही जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे मॉडर्न फिजिक्स की, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। लैम्डा का जरूर याद कर लेना, 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय जेड स्क्वायर 1/nl² -1/nh², ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन में अगर तुम आर की वैल्यू से भी कैलकुलेट करोगे या 12,400 डिवाइड बाय 13.6 से कैलकुलेट करोगे, दोनों तरीकों से करीब करीब आंसर आता है 911.5 911.7 ऐसा, ठीक है। तो 912 मैंने उसको लिख दिया है, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर तुम्हारी कैलकुलेशन जा रही है तो अप्रोक्सीमेशन ले भी लेना। करीब करीब 911.5 के बराबर है, ठीक है। 911.5 के बराबर है, जिसको हम लोग 912 लिख रहे हैं। अब इस तरीके से अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तुम देखना बहुत छोटे से में सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज और दिमाग में रखना हमेशा अपने, कि 13.6 जो होता है ना, इट इज डिविजिबल बाय 17। कई बार ये चीज काम आ जाएगी तुम्हारे। 13.6 जो होगा ना, वो डिविजिबल होगा 17 से, मतलब बहुत सिंपल सा कुछ आंसर मिलेगा अगर तुम इस कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तुम्हें कुछ सिंपल सा आंसर मिलेगा अगर तुम इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 17 into 5 इज 85, या अगर उल्टा जाए 8, 17 into 0.8, तो यानी कि 136 को अगर तुम डिवाइड करोगे 17 से तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज बड़ी काम की है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताई, क्योंकि कई बार ऐसा मिलता है तुम्हें, क्योंकि ये भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद अगर तुम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कई बार अपन को देखने को मिलता है, 34 भी डिविजिबल है। फिर एक आता है अपन का 1.51 को भी 17 से डिवाइड करोगे तो वो भी डिवाइड होगा। तो जितने भी तुम्हारे ये एनर्जी लेवल्स आते हैं, क्योंकि 13.6 डिविजिबल है और कहीं और से 17 नहीं आ पाता है, तो एक ही जगह से कहीं से अगर 17 अगर घुस रहा है तो याद रखना वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास जितने भी एनर्जी लेवल है वो भी आपस में कैंसिल होते रहेंगे। जैसे मान लो अगर तुम्हें कभी इनका रेशियो मिला, तुम्हें 13.6 और 3.4 को डिवाइड करोगे आपस में, तो कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दोनों 17 से डिविजिबल है। तो इजी कैलकुलेशन होता है, तो इस चीज को याद रखना कि जब भी तुम्हें कहीं फंसो अगर कैलकुलेशन में, तो एक बार कोशिश करना कि 17 से काट के देखते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो 17 के मल्टीपल्स में ढूंढने की कोशिश करना, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में इजी हो जाती हैं फिर चीजें। चलो, अगली चीज है तो रिलेटेड, अभी भी अपन को जो आगे पढ़ना है वो भी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, बट इन नाम अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या मतलब है इनका ये समझते हैं, ठीक है, साथ साथ समझेंगे। इसे आई होप लिखना हो गया हो तुम लोग का, तो मैं इसको तो हटाऊंगा।
एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, समझते हैं। कंसिडर करो कि तुम्हारे पास कंसिडर करो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं बहुत सारे। जैसे हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे He+ हैं, हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे Li2+ हैं, हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे क्या क्या हो सकते हैं, Be3+, बोरॉन 4+, कार्बन 5+, समझ गए ना तुम आगे का। तो उस टाइप की तुम्हारे पास यहां पर चीज है। ठीक है, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे पास जो एटम हो गए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं इनको पूरे को। तो जितने भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स है उन सबका एक इलेक्ट्रॉन है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट में है, तो हम जनरली समझ लेते हैं कि मान लेते हैं वो सारे के सारे किसमें है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, चलो मान लेते हैं वो सारे के सारे किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है। उसके बाद क्या किया जाता है, यहां से लाइट पास कराई जाती है, लाइट ऑफ सेवरल कंटीन्यूअस वेवलेंथ। कंटीन्यूअस वेवलेंथ मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई लाइट मिसिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई लाइट मिसिंग नहीं होनी चाहिए। लाइट ऑफ सेवरल कंटीन्यूअस वेवलेंथ इसके अंदर से पास कराई जाएगी। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि मैंने व्हाइट लाइट पास कराई है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की पूरी लाइट रहेगी। ऐसा नहीं कि उसके अंदर से एक 5550 मिसिंग है, ये मिसिंग है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी कंटिन्यूस होना चाहिए। जो भी तुम्हें बता दिया कि इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक की पास कराना है, तो उसके बीच में कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइट ऑफ कंटिन्यूस वेवलेंथ यहां से पास कराई जाती है, और किसके अंदर से पास कराई जाती है, उस गैस के अंदर से, इसको गैस बोल सकते हैं, गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैविंग एटम्स इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हैविंग एटम्स इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा अगर तुम इस तरफ एक प्रिज्म रख दो, लाइट यहां से बाहर आएगी, और तुम यहां पर इसके सामने एक प्रिज्म रख दो। क्या होगा अगर तुम इसके सामने एक प्रिज्म रख दो, तो तुम्हें पता है कि प्रिज्म का काम होता है कि सारी वेवलेंथ्स को बांट देता है, अलग अलग कर देता है। अगर वो सारी वेवलेंथ्स को अलग अलग कर देगा, तो यहां पर एक स्क्रीन रखी जाती है, और स्क्रीन पे चेक किया जाता है, स्क्रीन पे चेक किया जाता है क्या दिखा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसको, जो स्क्रीन पे मिलता है ना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब स्क्रीन पे मिलता क्या है उसकी बात करते हैं। तो स्क्रीन पे क्या मिलता है, स्क्रीन पे ऐसा मिलता है, देखना मैं सीधा जरूर बना रहा हूं, ऐसे सीधी कोई पास नहीं करती, सब थोड़ा थोड़ा बेंड होती है, लेकिन मुझे जगह चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं थोड़ा सा और ऐसा बना लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि ये भी प्रिज्म होता है, ये भी प्रिज्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रिज्म है। तो ये लाइट निकली, ये लाइट निकली, मतलब लाइट आके इस पर टकरा रही है। अभी तो बस मैं ये शो कर रहा हूं कि लाइट जो है वो यहां से आके वेवलेंथ में बढ़ गई। ठीक है, अब अगर तुम स्क्रीन को सामने से देखोगे तो क्या दिखता है पता है, ये स्क्रीन है सामने से। ठीक है, ये स्क्रीन है सामने से, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें पूरे में लाइट दिखेगी, पूरे में लाइट दिखेगी, एक्सेप्ट कहीं कहीं पर लाइट नहीं दिखेगी, कहीं कहीं पर लाइट नहीं दिखेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने ये जो स्क्रीन बनाई है सामने से, ये स्क्रीन है, स्क्रीन, साइड व्यू है ये, फ्रंट व्यू है ये। ठीक है, ये स्क्रीन का साइड व्यू और फ्रंट व्यू है, ये भी स्क्रीन है, ये उसी स्क्रीन का फ्रंट व्यू है। क्या बोल रहा हूं गौर से सुनो। यहां पर अंदर क्या था, एच लाइक एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जनरली इसलिए रखते हैं ताकि वो खुद की कोई लाइट ना दे, ताकि वो खुद की कोई लाइट ना दे, और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो वो नीचे भी कूदेंगे, और वो अगर नीचे कूदेंगे तो वो खुद के भी फोटॉन्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, उनके खुद के फोटॉन्स ना हो, हम बस ये चाहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में हो इनिशियली। अब एच लाइक एटम्स में तुमने कंटिन्यूअस वेवलेंथ अंदर पास करी, जब तुमने कंटिन्यूअस वेवलेंथ अंदर पास करी तो तुम्हें ये पता है तुमने फोटॉन्स पास करे। अगर तुमने फोटॉन्स पास करे हैं तो इस पर्टिकुलर एच लाइक एटम क्या करेगा, ये जैसे मान लो ये अगर हाइड्रोजन एटम ही होता तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में अगर है तो इसको पता है कि जो फोटोन आ रहे हैं उनमें से 10.2 को छांटेगा, उनमें से 10.2 को छांटेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा।
क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि 10.2 वाले को एब्जॉर्ब करके ये कहां पहुंच सकता है? n इक्वल टू 2 में पहुंच सकता है। उनमें से 12.1 को छांटेगा और 12.1 वाला जो भी आ रहा होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में पहुंच जाए। उनमें से जो 12.85 का आ रहा होगा, 12.75 सॉरी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा होगा, उसको भी छांटेगा ताकि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में पहुंच जाए। तो ऐसे करके वो कुछ कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज को छांट लेगा, कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज को छांट लेगा और उनको एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सबको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बाकी सबको कोई मतलब ही नहीं है, बाकी सबसे उसको मतलब ही नहीं है, तो बाकी सब एनर्जीज सीधा सीधा पास कर जाएंगी, मतलब बाकी सारी वेवलेंथ सीधा सीधा पास कर जाएंगी। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होंगी जो ये खा जाएगा, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर ये खा जाएगा तो जब ये लाइट बाहर आएगी तो इसके अंदर वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कम होंगी जो वो खा गया। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरफ से जाने वाली लाइट, लाइट इंसिडेंट, इंसिडेंट नहीं, सीधा लाइट के बारे में लिख देते हैं, हैज कंटिन्यूअस लाइट हैविंग कंटिन्यूअस एनर्जीज, मतलब सारी एनर्जीज है, लेकिन यहां से जो बाहर आ रही होगी इसमें बोल सकते हैं हम लाइट विथ मिसिंग एनर्जीज। और मिस क्यों हुई? मिस क्यों हुई? क्योंकि ये खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि एक्साइटेशन हो सकता है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में। तो इसके अंदर क्या हुआ? तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इस एक्साइटेशन के लिए उसने एनर्जी खा ली। ठीक है, तो ये अंदर हो रहा है। आई होप तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ गया यहाँ पर पूरी कहानी क्या हो रही है। ठीक है, अब लाइट विथ मिसिंग एनर्जीज, लाइट विथ मिसिंग वेवलेंथ है। अब कुछ वेवलेंथ यहाँ पर मिसिंग है तो इसने क्या करा, प्रिज्म ने, इसने तो सबको ऐसे बांट दिया। अब जो जो वेवलेंथ अंदर खा चुके हैं वो इधर नहीं निकलेंगी या कम निकलेंगी। ठीक है, वो अगर कम निकलेंगी तो उनकी इंटेंसिटी यहां कम दिखेगी, तो उनकी जगह पर अपन को डार्क कलर के बैंड्स दिखेंगे या डार्क कलर की लाइंस दिखेंगी। तो इसको, ये जो सामने से दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कुछ नया नहीं है, बस उसी को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, नोट कर लो पूरा। अगला बताता हूं, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बता ही देता हूं पहले, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, इस बार हम कोई लाइट पहले से नहीं डालते हैं, लेकिन इस बार हमारे जो एटम्स होंगे, एच लाइक एटम्स, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होंगे, वो कोई हायर स्टेट में होंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं एच लाइक एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है वो। ठीक है, अब बाकी जो तरीका ये होना चाहिए इसको करने का कि बाकी हम लोग को पूरे को मिरर फॉर्म में बना देना चाहिए। ठीक है, बाकी सबको हमें मिरर फॉर्म में बना देना चाहिए, मतलब बाकी जो डब्बा है वो मिरर फॉर्म में बना हो और बाकी सिर्फ एक जगह पर यहां पर बाहर निकलने का रास्ता हो, किसके लिए? लाइट के लिए। ठीक है, तो बाकी सब मिरर हो लेकिन एक जगह पर बस यहां पर रास्ता हो हमारे लाइट को बाहर निकलने के लिए। तो एक काम करो, एक मिनट ये बनाओ पूरा। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। ये देखो, तो यहां पर बाकी मिरर लाइक बना देना चाहिए हमें डब्बा, लेकिन सिर्फ डब्बे में से एक जगह से लाइट निकलने की हम लोग जगह छोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से लाइट बाहर आएगी, यहां से लाइट बाहर आएगी और मैं इस लाइट को अगेन एक प्रिज्म पे गिरा रहा हूं, इस लाइट को अगेन एक प्रिज्म पे गिरा रहा हूं। अगर लाइट इस प्रिज्म पे गिरेगी और इसके बाद मैंने फिर से रख दिया एक स्क्रीन, तो अब क्या होगा?
अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं वो सारे के सारे n=3 में हैं, मान लेते हैं n=3 में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में रखना थे हमें इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस बार हमारे इलेक्ट्रॉन्स n=3 में है, तो उनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो 3 से 2 में आ सकते हैं, वो 3 से 1 में आ सकते हैं, तो इनके पास दो पॉसिबिलिटी। अच्छा, जिन हाइड्रोजन एटम्स में n=3 से 2 में आ गए, सुनना बहुत गौर से, जिन हाइड्रोजन एटम्स में, यहां पर बनाता हूं छोटा सा डायग्राम, 3 4 3 2 1, देखना देखना गौर से, तुम्हारे पास जो एटम्स हैं उनके अंदर सबके सब 3 में है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 से 2 में आ सकते हैं और 3 से 1 में आ सकते हैं, तो दो तरीके के फोटॉन्स वो रिलीज कर सकते हैं, दो डिस्क्रीट एनर्जीज के, मतलब उनका आपस में कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, एक एनर्जी होगी बहुत कम, एक एनर्जी है ज्यादा, ठीक है, तो दो एकदम डिस्क्रीट एनर्जीज के ये फोटोन रिलीज कर रहे हैं। उसके अलावा जिन पर्टिकुलर एटम्स में ये 3 से 2 वाला डी एक्साइटेशन हुआ होगा, उसके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है, 2 में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 में है तो वो 2 से 1 में भी आएंगे, 2 से 1 में भी आएंगे, तो क्या होगा, जो अगर तुम्हारे पास पूरे के पूरे एटम्स इनिशियली थर्ड स्टेट में थे, n=3 में थे, तो वो n=3 से 2 में आए, n=3 से 1 में आए, और जो 2 में आए, जिन जिन एटम्स में n=3 से 2 का डी एक्साइटेशन हुआ था, उनके अंदर अब 2 से 1 वाला डी एक्साइटेशन होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी निकली यहां पर, 3। अगर बाय चांस हमारे पास इनिशियली सब 4 में होते, अगर बाय चांस इनिशियली सब 4 में होते, तो वो 4 से 3 में आते, कोई कोई में 4 से 2 में आते, और किसी किसी एटम में 4 से सीधा 1 में आते। अब जिन एटम्स में 4 से 3 में डी एक्साइटेशन हुआ था, वो फर्दर इस टाइप का डी एक्साइटेशन शो कर सकते हैं, और जिन एटम्स में 4 से 2 का डी एक्साइटेशन हुआ था, वो फर्दर इस टाइप का डी एक्साइटेशन शो कर सकते हैं, और जिनमें 3 से 2 का डी एक्साइटेशन होगा वो भी इस टाइप का डी एक्साइटेशन शो कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास इनिशियली सबके सब किसमें थे, n=4 में थे, तो तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके की वेवलेंथ रिलीज हो सकती है मैक्सिमम। टोटल नंबर ऑफ जो वेवलेंथ रिलीज हो सकती है वो 6 तरीके की हो सकती हैं, तो हम यहां पर यही बोल रहे हैं कि यहां से लाइट बाहर आएगी, उसके अंदर अलग अलग तरीके की वेवलेंथ्स होंगी, और वो जो वेवलेंथ्स होंगी वो इस वाले स्क्रीन पे जाके गिरेंगी। ठीक है, सामने वाली स्क्रीन पे जाके गिरेंगी, और फिर स्क्रीन कैसी दिखेगी, ये स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये उसका साइड व्यू है और ये उसका फ्रंट व्यू है। अब स्क्रीन कैसी दिखेगी, अब स्क्रीन कैसी दिखेगी, अब बहुत मुश्किल है मुझे स्क्रीन बनाना, कोशिश करता हूं मैं। क्या कर रहा हूँ, पूरे हाथ गंदे कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, सोच रहा हूँ। नहीं बन पाएगा, पता नहीं कितने दिन करना पड़ेगा, जब जाके होगा, छोड़ो। क्या होगा, पूरी स्क्रीन होगी ब्लैक, पूरी स्क्रीन होगी ब्लैक, मैं चाह रहा था पूरी ब्लैक कर दूं पहले, बट शेड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बस इतना कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरी स्क्रीन होगी ब्लैक, उस पूरी ब्लैक स्क्रीन पर कहीं कहीं ये मिलेगा, समझ में आई बात, अरे समझ में आ रहा है क्या बना हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा, थोड़ा सा और बना देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। पूरी ब्लैक स्क्रीन पर कहीं कहीं, पूरी ब्लैक स्क्रीन पर कहीं कहीं व्हाइट लाइंस दिखेंगी या ब्राइट लाइंस दिखेंगी, ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं लाइट ऑफ सेवरल डिस्क्रीट एनर्जीज, ठीक है, या डिस्क्रीट एनर्जीज लिख देता हूं बस, ये है डिस्क्रीट एनर्जीज, ये, ठीक है, ये डिस्क्रीट एनर्जीज हैं और इनको हमने अलग अलग कर दिया और वो हमें वहां पर जाके दिख गए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं वो कौन से कलर की हैं,
काले कलर की, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज डार्क लाइंस ऑन ब्राइट स्क्रीन, ऑन ब्राइट स्क्रीन। एमिशन स्पेक्ट्रम, emission spectrum has bright lines on dark screen, ठीक है। एक और चीज बताऊं मैं तुम्हें अब, if initially number of if initially the atoms are the electrons are लिखना चाहिए, बस atoms भी चल जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, are in NH orbit, इलेक्ट्रॉनिक काम करो, if initially the electrons are in NH orbit। ठीक है, सुनना एक चीज सुनना, मैं एक जनरल फॉर्मूला पहले बनाना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर मैं तुम लोग को वो बताऊंगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड अप टू NH और NL ऑर्बिट। क्या मतलब हुआ इसका, बता रहा हूं। देन कैपिटल N इज इक्वल टू NH माइनस NL, और इस केस में कैपिटल N इज इक्वल टू NH माइनस NL। लिखो पहले इतना, तो कोई गलत लिखा है मैंने, देखो एक चीज लिखा है अभी, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं पहले सुन लो, फिर अपन लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि H लाइक एटम्स हैं अपन के पास एक्साइटेड स्टेट में, वो यहां से निकले, तो अपन ने अभी जो ऊपर एक डायग्राम बनाया था ना, वो देखो। अगर हमारे पास एक NL ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट, और एक है NH ऑर्बिट, ठीक है, तो अगर तुम्हारे NH ऑर्बिट से NL ऑर्बिट तक का ही डीएक्साइटेशन अलाउड है, कैसे अलाउड है, क्वेश्चन में कुछ भी अलाउ हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में वो ऐसा बना सकता है कि हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो सिर्फ सेकंड तक ही आ सकते हैं, फर्स्ट में आना अलाउड नहीं है उन्हें। हो गया भाई, वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दे दे कि एक NH ऑर्बिट से NL ऑर्बिट तक ही आना अलाउड है, तो कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बाहर आएंगे, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बाहर आएंगे, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा n इंटू डेल्टा n+1 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। वेयर डेल्टा एन इज NH माइनस NL। अगर यहां पर हम देखें, मान लो NL की वैल्यू है 3, ये 3 है, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, यानी कि गैप कितना आ गया, 3 का आ गया। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया, गैप कितना का आ गया, 3 का आ गया। तो देखो 3 इंटू 4 इज 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, मतलब 6 लाइन्स होंगी यहां पे। तो हम बोल सकते हैं देन कैपिटल N इज इक्वल टू इतना, वेयर कैपिटल N कितना है, कैपिटल N बता क्या रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम। कैपिटल N मतलब है नंबर ऑफ लाइन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, यहां क्या लिखना चाह रहा था मैं, यहां पर भी ऐसे ही कुछ बता रहा हूं मैं, कि अगर तुम्हारे पास एक्साइटेशन हो रहा है, और इस बार एक्साइटेशन कहां से हो रहा है, NL से NH हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम सिर्फ एक्साइटेशन ऐसा वाला ही काउंट करते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। अगर NL से सिर्फ NH तक का ही एक्साइटेशन अलाउड है, तो 3 ही लाइन होंगी, मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज NH माइनस NL। तो देखो वो और लिख देता हूं मैं यहां पे, वो नोट कर लो पहले पूरा, डायग्राम बनाओ तुम लोग, और उसमें वहां पर ऐसा लिख लो, और यहां पर भी मैं एक नीचे एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है।
टू NH बोल रहा हूं, अप टू का मतलब उसके अंदर क्या, NH, इसको NH से कम तक अलाउड है एक्साइटेशन, NH से ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अप टू NH, और इसमें भी अप टू NL इसलिए बोला था कि उससे नीचे नहीं जा सकते, उसके ऊपर तक आ सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, इसके नीचे नहीं जा सकते, ऐसा क्वेश्चन अगर हो, ठीक है। इफ इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स आर इन NL ऑर्बिट एंड दे आर एक्साइटेड अप टू NH ऑर्बिट, देन नंबर ऑफ लाइंस in absorption spectrum is n is equal to delta n is equal to NH minus n, ठीक है। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं अपन, सिर्फ डेल्टा एन लिख दो, ठीक है। तो ये अपन का तरीका है। और एक चीज और मैं स्टार लगा के ऊपर लिख रहा हूं, जो एकदम एंड में लिखना जब पूरा लिख जाए, ठीक है। तो ऐसा लिख लेना कि नंबर ऑफ लाइंस इन emission spectrum greater than absorption spectrum, ठीक है। तो एक आखिरी में ये चीज और लिख लेना बस। तो इसके साथ हम लोग एटलीस्ट ये बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। हाँ, पर सच बताऊं तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इससे रिलेटेड हमें एक चीज और पढ़ना है, यानी कि डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक चीज और पढ़ना है, जो तुम लोगों की सुनी हुई होगी क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जिसका नाम है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ऐसे कुछ होती है ना। तो वो सब हमें और पढ़ना है अभी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए हम लोग यहीं पर बस एंड कर रहे हैं क्लास को। तुम लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अभी हम क्लास को एंड करें, ठीक है। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो गुड बाय।